तो कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, उसमें जाना था कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, किन देर के बाद वो बॉडी लैंड करेगी, वो सब कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन किए होंगे, अगर किए होंगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं किए तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि हर किसी को अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, बाकी काम कौन करेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन करो कि ना करो। मैं आगे चलूंगा, तो आगे चलता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन ट्राई किए हो आपने तो कुछ दिक्कतें आई होंगी, इसमें ट्रेजेक्ट्री वाले वगैरह की बात हुई होगी, या कुछ और बढ़िया लेवल क्वेश्चन मिले होंगे इसमें बात हुई होगी मैक्सिमम हाइट के अलावा किसी और हाइट की, या मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि रेंज के अलावा किसी और रेंज की बात हुई होगी। अगर ऐसा आपके रास्ते में आया है तो आज का टॉपिक आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और रट लेना। तो अभी करते हैं एक चीज़, आज जो पढ़ने वाले वो है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ये उस डिस्टेंस को रिलेट करता है, किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को किसी पार्टिकुलर हाइट के साथ, मतलब वो डिस्टेंस जो ना तो मैक्सिमम हाइट है ना मैक्सिमम रेंज है, ये उन दोनों को आपस में रिलेट करता है। देखो जरूरी थोड़ी ना कि वो सिर्फ मैक्सिमम हाइट ही अटेन करता है या मैक्सिमम डिस्टेंस ही कवर करता है, यही बात जरूरी थोड़ी ना है, बाकी डिस्टेंस भी तो होंगे। तो इसे हम रेंज कहते थे, कंप्लीट रेंज, और ये होता था हमारा मैक्सिमम हाइट, कि अपने रास्ते मैक्सिमम हाइट कितना कवर करता है। अब मान लो बात कुछ और हो हमारे पास, जैसे हम मान लो मिसाइल से ही बात करते हैं, तो मिसाइल हमको यहाँ से फायर करनी है और रास्ते में एक बिल्डिंग पड़ती है जो बीच में नहीं आती, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट अटेन होगी तो कहाँ पे होगी, रास्ते के बीचों बीच अचीव होगी। तो रास्ते के बीचों बीच हमको मैक्सिमम हाइट अचीव होती, लेकिन अब वो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं पड़ती। मतलब आप अपने घर से फायर करना चाहते हो, 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई मिसाइल आपको फायर करनी है, ठीक, सपोज कर लो कि आपने बना ली किसी तरीके से कोई मिसाइल, और आपका वहाँ दुश्मन रहता है, आपको उसको उड़ाना है, 10 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो आप उसको उड़ाना चाहते हो, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ 100-150 मीटर पर आपके अपने फ्रेंड का घर भी पड़ता है, तो आपको उसकी बिल्डिंग बच जाए, ऐसा कुछ केस करना है। मतलब यहाँ पे कोई और हाइट भी है, आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्टाइल उसके ऊपर से जाए, तो आपको इस चीज़ को चेक करना है कि क्या 100 मीटर पे डिस्टेंस पे, क्या 100 मीटर के डिस्टेंस पे वो 10 मीटर या 20 मीटर की जो आपके फ्रेंड की बिल्डिंग है या घर है, क्या उसको वो अवॉइड कर पाएगा। तो कई बार ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ लोकल डिस्टेंस पे, लोकल हाइट्स के बीच में रिलेशन हमसे पूछा जाता है, हमको निकालना पड़ता है। तो वो अगर हमको निकालना हो, या सिंपल भाषा में अगर x को y से रिलेट करना हो, तो कैसे करते हैं। x क्या हुआ इसमें, कोई भी डिस्टेंस, y क्या हुआ इसमें, वर्टिकल हाइट। तो मिसाइल वाला प्रैक्टिकल था ये, अगर वो समझ में आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ समझ थोड़ी ना होती है, कुछ चीज़ ऐसे भी याद कर लेते हैं। तो अब ये वैसे याद कर रहे हैं हम कि x और y को कैसे रिलेट करते हैं, तो उसे कहते हैं, जो चीज़, जो इक्वेशन हमको x और y को रिलेट करके बताएगी, उसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको पहले बताया था मैंने, ट्रेजेक्ट्री में सिर्फ x और y ही होते हैं, x y z ही होते हैं, वहाँ टाइम नहीं होता। तो x और y को करने का तरीका, इस क्वेश्चन का अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन आपके बगैर, इस इक्वेशन को जो मैं करने जा रहा हूँ इसके बगैर भी हो जाते हैं, लेकिन तब जब आपको डिटेल मालूम हो तो, क्योंकि टाइम से भी तो रिलेट होगा वो, लेकिन फिर भी मैं निकालूंगा कैसे फाइनल इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री कैसे बनती है। तो अभी देखो इसका x की बात करें, वही कल वाली बात की, क्योंकि मोशन तो 2D में हो रहा है तो हम दोनों अलग सोल्व करेंगे। तो मैंने x को अलग सोल्व किया और y को अलग सोल्व किया। x क्या बना हमारा u cos थीटा, क्यों, इंटू t, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, और कल देखा था हमने एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में होती नहीं, तो वो तो नहीं थी, तो ये कितना आया, इंटू t बन गया। आगे वाला जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² में लगाने जा रहा था, वो हाफ AT² कट गया, कि x में एक्सेलरेशन नहीं होती x डायरेक्शन में। और यही इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन मोशन थी मैंने वर्टिकल में लगाई, तो मेरा ये आ गया कि वर्टिकल की वेलोसिटी u sin थीटा होती है अपवर्ड और g होती है वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे। तो इसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो अगर इसको समझने से पहले भाई पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है फिर ये समझ में नहीं आएगी, तो उसको जरूर देखना। तो अब उसके बाद क्या किया, टाइम निकालिए यहाँ से मैंने, तो टाइम कितना बन जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यों, ट्रेजेक्ट्री निकालने की कंडीशन होती है, अब इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, मेरे को टाइम वहाँ से क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन है, और इसमें से मैंने इक्वेशन में से टाइम निकाला, इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से टाइम हट गया, और वैल्यू सॉल्व की, पुट किया इसमें, तो कट के फाइनल क्या आ रहा है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास फाइनल इक्वेशन। इसे बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और ट्रेजेक्ट्री में आपको पहले बताया था वो पाथ होती है, उसकी शेप होती है, कुछ किस तरह की पाथ वो कवर करता है, जैसे वो पाथ ये कवर करता है। अब अगर दूर से ध्यान से थोड़ा देखो, रैंडमली अगर इसको चेक करो तो आपको ये लगेगा शायद ये सर्कुलर मोशन है, पर सर्कुलर मोशन नहीं है, कर्व्ड मोशन और भी कई तरह के होते हैं। आपको बताया था मैंने, अगर एक का स्क्वायर आए, एक वेरिएबल का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, दो वेरिएबल है ना यहाँ पे x और y,
एक वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, दूसरे की पावर 1 आ रही है, ऐसे वाले केस को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये एक पैराबोलिक कर्व है, यानी वो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या आएगी, पैराबोला आएगी। कुछ आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, क्या होती है ट्रेजेक्ट्री एक पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वो पैराबोलिक होती है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाता है। ये क्वेश्चन सीधा आपको आ सकता है 1 मार्क 2 मार्क, मतलब बुक्स वगैरह मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो नहीं आएगा वो कंपटीशन में, तो क्योंकि बहुत कॉमन बात हो गई है, तो वहाँ तो नहीं पूछा जा सकता। तो ये बनेगा हमारा पैराबोला, इसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बारे में कुछ और बात भी बताता हूँ। ये अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड पे अच्छी देखोगे उसको, तो इसमें परफेक्ट सिमिट्री होती है, बड़ी ज़बरदस्त सिमिट्री होती है। और कुछ डिटेल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर देखो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात हो तो वो क्या होती है, वेलोसिटी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं v=u+at इक्वेशन में यूज़ करूं हॉरिजॉन्टल के लिए x वाले में, और वर्टिकल के लिए अगर यही यूज़ किया जाए v=u+at, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हॉरिजॉन्टल में तो क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो v क्या बन जाएगा, u, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, जो है वही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो ये वाली वेलोसिटी अगर टोटल थी तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल। थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल तो फिर भी सेम रहनी है, जितनी लंबाई ये थी उतनी लंबाई ये थी, u cos थीटा थी, u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि उस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो वो चेंज नहीं होगी। और अगर वर्टिकल की बात की जाए तो वहाँ g नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, इसीलिए वर्टिकल वेलोसिटी घटती जाती है, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद वो छोटी रह जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। इस इक्वेशन से कितनी बनेगी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल तो u sin थीटा थी और एक्सेलरेशन नीचे थी, तो g आ गया इंटू t, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो घटती चली जाएगी। और जब बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट का देखो मतलब यही होता है कि बॉडी इससे ऊपर नहीं जा सकती, इससे ऊपर नहीं जा सकती मतलब, और वेलोसिटी हो, मैंने एक और बात बताई थी आपको कि वेलोसिटी हो, बॉडी जाती जरूर है, तो बॉडी उससे ऊपर नहीं जा रही है, मतलब बॉडी के पास उस तरफ वेलोसिटी बची नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच करके बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बची है। अगर ये भी ना बचती तो बॉडी ना ऊपर जाती ना आगे जाती, वहीं से नीचे गिर जाती। क्योंकि हॉरिजॉन्टल बची है इसलिए आगे तो गई है लेकिन ऊपर नहीं गई। तो ये रहा यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। और ठीक अगर आप इसके सामने वाले पॉइंट की बात करोगे तो सिमिट्री के कारण हॉरिजॉन्टल तो उतनी ही रहेगी क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वर्टिकल उतनी ही कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। और नेट वेलोसिटी जितनी यहाँ पर थी उतनी ही वेलोसिटी नेट इस तरफ हो जाएगी। ये बनता है सिमिट्री से कि इसके ठीक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी रिवर्स मिलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम मिलेगी। आप जिस भी पॉइंट को देखो, यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा मिलेगी और वर्टिकल कहाँ मिलेगी, u sin थीटा नीचे मिलेगी, और नेट कहाँ मिलेगा, इधर। अब देखो आपने देखा होगा कि बॉडी जब बाउंस करती है, पहली बार उस गिरती है ज़मीन पे तो टप्पा खाती है, बाउंस बैक करती है। क्यों करती है, बाउंस टप्पा भी खाती है और आगे भी जाती है, क्योंकि वो जब टप्पा खाई है ज़मीन पे तो उसके पास दोनों वेलोसिटियाँ हैं, हॉरिजॉन्टल है जो उसको आगे ले गई और वर्टिकल से वो टप्पा खा गई, तो ऊपर भी उछली और आगे भी गई, इसलिए बॉल टप्पा खाते हुए आगे जाती है जब वो पहली बार ज़मीन पे गिरेगी। तो ठीक आपने कभी देखा हो कि आप जब लॉन्ग जंप करते हैं तो कोई बंदा बिल्कुल जाकर के जंप करने के बाद जिस जगह पे लैंड किया है उस जगह पे खड़ा नहीं रह सकता, वो गिरेगा जरूर आगे, या तो गिरेगा या दौड़ के जाएगा, आगे जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म नहीं हुई, वो बची हुई थी, तो वो उसकी वजह से वो आगे जरूर जाता है। एक बार कितना भी परफेक्ट बैलेंस करने की कोशिश करे, चाहे हल्का सा गिरे, कुछ भी हाथ पाथ लगाए, गिरेगा जरूर वो वहाँ पे लैंड करने के बाद। लॉन्ग जंप में भी यही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, प्रोजेक्टिल का, ट्रेजेक्टरी का। ठीक, तो अब एक और क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन 1D का वैसे तो, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन यूज़ हो रही थी और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसको किया है। ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है t/√t² - 1, और इसमें हमसे एक्सेलरेशन पूछी गई है और आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तब जाकर एक्सेलरेशन आएगी। और इसका डेरिवेटिव कैसे लें, हमने तो अभी तक वो सीखा नहीं। हमने तो सिंपल बात सीखी है कि अगर हमारे पास फंक्शन x की पावर n वगैरह होता तो पावर को नीचे उतारते और पावर को कम कर देते। हमने तो अभी तक ये सीखा है, कोई बात नहीं, इतना ही सीखना था अभी तक, इससे ज़्यादा हम अभी सीखेंगे जो रास्ते में आएगा। कि आज अगर आपके रास्ते में ये आया है, आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, अपना जितना नॉलेज आप जानते हो उस नॉलेज से, उसके बाद मुझे आगे सुनना कि मैंने सोल्व कैसे किया इसको।
क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि दिक्कत क्या आई और वो सोल्व कैसे होगी। अगर ऐसा फंक्शन होता सोल्व कर लेते, साइन कोस होता, डेरिवेटिव मालूम है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा मालूम नहीं है। तो सुनो आज बताता हूँ क्या होता है डेरिवेटिव। इसको में दो फंक्शन आ गए हैं, एक आ गया वन, देखो अगर टी अकेला होता तो भी लिख देते, अगर अकेला 1/रूट टी स्क्वायर माइनस 1 होता तो भी कर लेते। मतलब अगर अकेला टी होता इसका डेरिवेटिव भी पता है, अगर अकेला 1/रूट टी स्क्वायर माइनस 1 होता इसका डेरिवेटिव भी पता है, लेकिन इसका इकट्ठे आने से पता नहीं है। तो जब भी ऐसा केस होता है, दो वेरिएबल आपके पास आए जिनका डेरिवेटिव, वेरिएबल एक ही हो, दो फंक्शन हो उसके, वो आपके पास आए और एक साथ वो हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो एक प्रोडक्ट रूल लगता है उसके बीच में। वो होता है कि पहले एक को कांस्टेंट मान लो, जिसको आपका मन करे, एक को कांस्टेंट रख लो, उसको टच मत करो, दूसरे का डेरिवेटिव करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मान लो एक्स स्क्वायर कोस एक्स आपके पास आ जाए, आपको कोस एक्स का अलग से पता है, एक्स स्क्वायर का अलग से पता है, तो आप एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लो, कोस एक्स का डेरिवेटिव कर दो, कितना होता है माइनस साइन एक्स प्लस, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लो और पहले का डेरिवेटिव कर दो, तो वो हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो ऐसे लगता है प्रोडक्ट रूल। ये चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हों, अगर 3 होंगे, एक को कांस्टेंट, दो को कांस्टेंट मानो, एक का करो, फिर जो आपने उसमें से अगले दो कांस्टेंट मानो, फिर एक का करो, मतलब ऐसे पेयर बना लो। 3 अगर आपके पास है तो एक बारी में एक को वेरिएबल मानो, बाकी कांस्टेंट रखो। 4 है, एक बारी में एक को वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट रखो, और सबके बीच में प्लस साइन लगाते चले जाओ। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये 2 के लिए मैं लगाया यहाँ पे, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे सबके लग जाएगा। तो मैक्सिमम 2 ही आपके पास आएंगे, ज़्यादा आने वाला नहीं भी है। और मेडिकल में अगर आप हो तो मेडिकल में भी आपको इतना डिटेल में, इतना टिपिकल क्वेश्चन वहाँ नहीं आएगा। क्वेश्चन मेडिकल में वहाँ सीधा क्वेश्चन आता है, देखो लग जाता है वहाँ पे डिफरेंशिएशन, ऐसी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है, उसे को रोक नहीं सकता। मेडिकल में वो आता ही है, लेकिन वो आता है दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होकर के। जैसे प्लस टू कोई टॉपिक है उसमें मिक्स हो गया, वहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो वहाँ पे डेरिवेटिव छोटा होता है। बस मेन चीज़ होती है समझ आपको है कि नहीं डेरिवेटिव की, तो उस पर क्वेश्चन आता है अगर बात की जाए मेडिकल की। तो और नॉन मेडिकल में क्वेश्चन बढ़िया आएगा भाई, जेईई मेंस में क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, डेरिवेटिव इस तरह के वहाँ आ जाते हैं। तो उसके लिए देखना भी क्या हो गई समझ में। अब ये क्या बना, सिंपल हमने पहले सोल्व कर दिया, ये मैंने तरीका बताया आपको। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैंने फंक्शन 2 बनाया, इसको ऊपर लिख दिया टी की पावर माइनस 1t। अब इसका मैंने पहले क्या रखा, टी को कांस्टेंट माना, टी को कांस्टेंट माना मैंने एज इट इज रख दिया टी को। इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसकी पावर उतारी -1/2, पावर को एक कम कर दिया। और अब आपको पता है कि अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना होता है, ये तो इसका अपना रूल था इसको सोल्व करने का। जैसे आप जानते हो इसको कैसे करते हैं, आपको बस वैसे कर देना है एक बार पूरे का। फिर जो अंदर इसको आपने एक साथ चलाया था, एक फंक्शन आपने इसको माना ना, पावर तो आपने इसकी इकट्ठी देखी है, तो इसकी आपने पावर देखी है, फिर अंदर उसका डेरिवेटिव भी करना होता है। तो आपने इसकी पावर देखी है, तो बाद में इसका डेरिवेटिव भी होगा, तो वो 2t बन जाएगा। प्लस फिर मैंने इसको कॉन्स्टेंट माना और इसका डेरिवेटिव किया, वो 1 आ गया। ठीक, आगे मैंने सिंपल एडजस्टमेंट किया, सोल्व करने के बाद हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये एक और रूल था जो आपको सिखाया मैंने, ये डाउट के रूप में मेरे पास आया था। यही तरीका है भाई, अगर आप उलझोगे नहीं तो मैं क्यों बेकार में आपको उलझाऊं चीज़ों में, तो आप बेकार में उलझ के रह जाओगे एडवांस के टॉपिक में। इसीलिए मैंने एडवांस के टॉपिक में आपको तब बताऊंगा जब प्रैक्टिस करोगे, आपके रास्ते में कोई डाउट आएगा तो उससे पूछना, फिर आपको क्लियर करूँगा। हाँ, पूरा डिटेल में क्लियर कर दूँगा उसके बाद, लेकिन आपको पहले करना खुद पड़ेगा। ठीक, या फिर तब बताऊंगा अगर आपका जेईई मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है तो। मेडिकल वालों का टॉपिक पूरा कवर होगा, उसकी चिंता मत करना, मेडिकल वाले टॉपिक सारे कवर हो गए हैं अब तक के जितने भी थे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर आपकी एक्स्ट्रा सीखने की इच्छा हो तो आप सीख सकते हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन भी कर सकते हो, फिर कोई परेशानी नहीं है अगर आपकी एक्स्ट्रा सीखने की इच्छा हो तो। हाँ, जितनी ज़रूरत है वो पूरा हो गया है।